गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस एकेडमी। चलिए गाइज, आज से हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। गाइज, आज आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करने और एक्साइटेड होना भी चाहिए गाइज। नई टॉपिक है, काफी एनर्जी से पढ़ेंगे गाइज और इसको अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। तो चलिए गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में क्या किया है? अभी तो कुछ भी नहीं किया गाइज। अभी तक तो हम लोग ने मैथमेटिकल टूल्स किया है जिसमें फंक्शन, ग्राफ और साथ साथ हमने कैलकुलस और उसके एप्लीकेशंस किया है, बहुत ही नॉर्मल, और हमने शीट भी लगा लिया है गाइज। तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो गाइज, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी फील होनी बड़ी जरूरी है। टॉपिक में जब तक फील नहीं आएगा ना, फिजिक्स में फील नहीं आएगी तो फिजिक्स में पढ़ने का कोई मजा ही नहीं है। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं बिना फील के फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं और शायद इसलिए उनका फिजिक्स कमजोर होता है। सो बिलीव मी, अगर मेरी बात आप मानते हो तो फिजिक्स आपका वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा गाइज, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो चलिए गाइज, बात करें आगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो गाइज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये जो टॉपिक है बेसिकली ये मैथ्स का टॉपिक है। बेसिकली ये मैथ्स का टॉपिक है, इसलिए तो मैथमेटिकल टूल्स में आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ये मैथ्स में इन चीजों को काफी डिटेल भी पढ़ा जाता है, बहुत सारी इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट होता है। लेकिन हम फिजिक्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती है जो पूरे इस मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उसको फॉलो करती है, और इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अभी क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, सब बात करेंगे। ठीक है गाइज, लेकिन गाइज इस पे आने से पहले, ठीक है, इस टॉपिक पे आने से पहले एक दो चीज की मैं आपको पहले फील करा दूं, तब जब इसके डेफिनेशंस को लिखेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या चीजें हो रही है। वरना डेफिनेशन लिखूंगा ऐसी बस कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो गाइज, आज के टॉपिक की जो स्टार्टिंग है एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपका दोस्त यहां पे खड़ा है, समझिए अच्छे से, यहां पे आपका दोस्त खड़ा है और आपने इस दोस्त पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैं बोल रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैं बोलूंगा कि बताओ आपका दोस्त किधर खसक जाएगा। ठीक है, मैंने 10 न्यूटन का लगाया तो ये दोस्त आपका किधर खसकेगा। अब आपके लिए एक धर्म संकट है। अब बोलोगे सर किधर फोर्स लगाया आपने, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट राइट, किधर लगाया आपने? वाकई एक ऐसी क्वेश्चन है आपका जो जेन्युइन है, जो मैंने आपको दिया नहीं। मैंने केवल मैग्नीट्यूड दिया, मैंने उसकी डायरेक्शन नहीं दिया, उसका ओरिएंटेशन नहीं दिया कि मैंने फोर्स किधर लगाया। आप खुद ब खुद रिक्वायर कर रहे हो कि सर डायरेक्शन दे देते तभी मैं सही बता पाऊंगा। एग्जैक्टली गाइज, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि फिजिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी किसी क्वांटिटी को हम डील कर रहे होते हैं, यहां फोर्स को हम डील कर रहे हैं, तो जब भी किसी क्वांटिटी को हम डील कर रहे होते हैं तो केवल वैल्यू देने से काम नहीं बनती, उसके डायरेक्शन भी साथ साथ देनी पड़ेंगी। अब गाइज मैं बोलूं कि चलो मैं आपकी तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब तो बोलोगे कि हाँ खसक जाएगा। अगर खसकने वाला होगा, अगर एकदम सा दुबला पतला होगा तो खसक जाएगा, अगर मोटू सा बहुत तगड़ा होगा तो नहीं खसकेगा। नॉर्मल सी बात है गाइज। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अच्छा गाइज, इसी सवाल को थोड़ा ऐसे करते हैं। मैंने बोला कि किसी बंदे को मैंने इस साइड में फोर्स लगाया, तो क्या ये भी सफिशिएंट है कि बंदा आगे जाएगा या नहीं जाएगा? अब बोलोगे सर ये भी बात सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या गारंटी कि इस बंदे पर कितना फोर्स लगाया आपने? हो सकता है एकदम से टच मात्र किया, उससे तो कुछ भी नहीं होगा इसका। हो सकता है आपने 1000 लगा दिया, इतना कस के मारा कि उसका आगे मुंह का नक्शा क्या हो गया, बिगड़ गया। ये भी तो हो सकता है गाइज। सो इट इज क्वाइट नेसेसरी कि आप उसमें क्या दो, डायरेक्शन भी मेंशन करो, वो तो सही है, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी मेंशन करो। बिना उन दोनों के हमारा फोर्स कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? और जब फोर्स ही डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो उससे जो इफेक्ट उस पर होगी, क्या हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं गाइज। अब बोलोगे सर ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है क्या? बहुत सारा क्वांटिटी है गाइज, बहुत सारा। अब छोटा सा एग्जांपल और मैं बता देता हूं। मान लो कि आपका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहां पे कोई एक लड़का आया, क्लासेस बंद थी और वो चला गया। आपको भी पता नहीं था, आप भी पहुंचे। आप जब तक पहुंचे तब तक वो लड़का चला गया। आपने फोन किया उसको, बोला कि बोलो कहां पे हो। उसने बोला कि मैं 30 मीटर दूर हूं इंस्टीट्यूशन से, 30 मीटर दूर। अब आप बताओ गाइस, 30 मीटर दूर किधर? क्या बहुत सारे ऊपर के बिल्डिंग है तो क्या 30 मीटर ऊपर है वो? क्या वो लेफ्ट है, क्या वो राइट है? क्या ये देना जरूरी था ना? बिल्कुल देना जरूरी था। 30 मीटर तो किधर भी हो सकती है,
अगर ओपन ग्राउंड हो तो कमाल ही हो जाएगा, 30 मीटर लेफ्ट राइट हर जगह हो सकता है। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? तो जब तक कि वो बंदे ने अपना क्लियर इंटरसेप्ट नहीं देगा तब तक हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब डायरेक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट, उस बंदे की जो डिस्प्लेसमेंट है इंस्टीट्यूशन से, वो तो सही है कि 30 मीटर है, बट किस डायरेक्शन में है ये तो नहीं पता ना गाइज, तो उस जगह पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। सो वी रिक्वायर है टू थिंग्स, नंबर वन डायरेक्शन एंड अदर वन मैग्नीट्यूड डेफिनेटली। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? बहुत ही सिंपल मैं बात बोल रहा हूं। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है गाइज, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को गाइज वेक्टर कहते हैं। क्या बोला करते हैं? वेक्टर। पहले तो समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? अब गाइज इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। अब क्या प्रॉब्लम है? क्या वो सारी क्वांटिटी, अब आपके दिमाग में हो रहा है सर क्वांटिटी क्या बोल रहे हो? गाइज मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं। अभी फिजिकल क्वांटिटीज आपने डिटेल नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे, तुरंत पढ़ेंगे जब इसके बाद तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्ट करेंगे जिसमें यूनिट, डायमेंशंस वगैरह बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन इतना तो आप लोग बच्चे नहीं ही हो, आपको 9th में पढ़ना ही है फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी क्वांटिटी जिसके हेल्प से फिजिक्स के लॉज को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जैसे फोर्स, वर्क, प्रेशर, मास, एक्सेलरेशन, टाइम, जो भी आपने सुना है वो सब फिजिकल क्वांटिटीज गए। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात हो रही है कि जिनमें मैग्नीट्यूड होगी और जिनमें डायरेक्शन होगी। क्लियर गाइज? तो उनको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। यहां तक तो आपने क्लियर समझा, लेकिन मैंने इसमें एक लोचा फंसाया कि भाई एक लोचा भी होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है गाइज। अब बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने? अभी तुरंत बोला कि मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, वेक्टर होता है, फिर बोल रहे हो कि कोई जरूरी नहीं कि वेक्टर होगी। तो फिर डेफिनेशन किस चीज का? यस गाइज, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है वेक्टर में। वेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइज इसके लिए एक चीज जोड़ी गई है। वेक्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर की एडिशन होती है, जो बाकी चीजों से उसको अलग कर देता है, या यूं कहें स्केलर चीजों से उनको अलग कर देता है। वेक्टर की जो जोड़ने के जो तरीके होते हैं ना, उससे जो वैल्यू मिलती है बड़ी कमाल की मिलती है। मैं सब बताऊंगा गाइज, सब बताऊंगा। मैं बोला कि 4 + 3 7, बोलो कि 7 ही होगा कि कुछ और होगा? बोलोगे सर 7, लाइफ टाइम तो यही पढ़ते आ रहे हैं 4 + 3 7, नो डाउट। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, 4 + 3 1 भी हो सकता है, 4 + 3 5 भी हो सकता है, 4 + 3 4 भी हो सकता है। अब बोलो सर क्या बोल रहे हो, ऐसा है क्या? गाइज यही है वेक्टर। यानी वेक्टर में जो जोड़ने का जो तरीका होता है ना गाइज, बिल्कुल डिफरेंट होता है। वेक्टर के सम का जो वैल्यू होगा कुछ भी हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? सो वेक्टर का जो जोड़ने का जो तरीका होता है बड़ा ही यूनिक होता है, बहुत ही अलग तरीके का है, एक अलग तरीके से जुड़ता है। और यही वजह है कि वेक्टर के जो डेफिनेशंस होती है ना, वो वेक्टर का जो वे है वो स्केलर से वेक्टर को अलग बना देता है। ये नो डाउट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है, वो तो अलग है ही, लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। तो वहां पे वेक्टर के डेफिनेशन में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है? तो अब मैं बोलता हूं कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये चीजें जोड़ा जाता है और ये चीजें बाद में जोड़ी गई, और वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट ही ऐसा बहादुर है जिसके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है गाइज और मैग्नीट्यूड भी होती है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। अब मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, इतना तो आपको पता ही है। और बोलोगे सर डायरेक्शन कैसे होती है उसमें? बिल्कुल गाइज, अगर यहां पे 10 वोल्ट है और वहां पे 5 वोल्ट है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करती है, हायर टू लोअर। तो करंट की डायरेक्शन आपको पता नहीं है क्या? बिल्कुल पता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को हम वेक्टर नहीं मानते। क्या मानते हैं? तो उसको स्केलर मानते हैं, या फिर उसको एक खास नाम दिया गया है गाइज, टेंसर। बाद में पढ़ेंगे कौन सी क्वांटिटी, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। क्या इतनी बातें क्लियर है गाइज? सो स्केलर्स क्या है? तो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, नंबर 1, किसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर वैसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता हो। क्यों बोला गया ये आप समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर स्केलर का फिल आपने नहीं करवाया, लो स्केलर का भी मैं फिल करवाता हूं। स्केलर में जैसा कि मैंने बताया आपको कि केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अब गाइज मैं आपसे छोटा सा एक चीज पूछूं, डिस्प्लेसमेंट को छोड़ करके मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं। आप दिन भर घूमे, इधर उधर घूमते घूमते चले गए, ठीक है, और दिन भर में आपने 5 किलोमीटर चला,
दिन भर में 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में क्या आप डायरेक्शन ढूंढोगे क्या गाइज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जिधर चले इधर चले, उधर चले इधर चले, आपने जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आप कहां पे हो, आप कितना पे डिस्प्लेस कर गए, इसमें तो डायरेक्शन बिल्कुल मांगता है, लेकिन आप कितना चल लिए इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है गाइज। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? ऐसे बहुत सारा है, जैसे वर्क, मैं दिन भर पसीना बहा रहा हूं, काम कर रहा हूं, ठीक है, मैंने 40 जूल एनर्जी बर्बाद कर दिया, 40 जूल वर्क कर लिया, तो मेरी बर्बाद हो गई एनर्जी। तो क्या उस 40 जूल में डायरेक्शन ढूंढने जाओगे? बोलोगे सर क्या ये क्या आप बोल रहे हो 40 जूल में डायरेक्शन? क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? किसी की काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, 40 जूल काइनेटिक एनर्जी है, दौड़ रहा है, अरे यार वो ऊपर दौड़े नीचे दौड़े उससे हमें क्या लेना देना, बस उसकी एनर्जी से मतलब है। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है गाइज जिसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उस क्वांटिटी की केवल मैग्नीट्यूड पता पड़ जाए, दैट्स इनफ। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो ऐसे क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर और वेक्टर, तो आपको पता ही है। तो ये चीजें दरअसल क्लासिफाई करी गई है, मैं यहां पे क्लासिफाई कर देता हूं। जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई जनरली किया है गाइज, जनरली। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, और स्केलर के बारे में तो पढ़ाई, तो चलिए डिटेल लिखते हैं स्केलर क्या होती है। स्केलर क्या होती है? सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, मैं शॉर्ट लिखता हूं, which have only magnitude are called scalars। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। ठीक है, अभी तो आपने फिजिक्स में इंटर किया नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स जरूर आपको देता हूं जिससे आपको अभी थोड़े बहुत सवाल बनाने में हेल्प कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, मास से स्टार्ट करते हैं। मास, टाइम, इन सब में कोई डायरेक्शन नहीं होती ना गाइज। ठीक है, डिस्टेंस को आप लेंथ भी बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रिक करंट को भी बोल सकते हो, चलेगा, बाद में हम इसे टेंसर भी कह लेंगे। ठीक है गाइस, और भी है जैसे प्रेशर। तो प्रेशर को लेकर के ना बच्चे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, बाद में आपको बताऊंगा कि क्यों कंफ्यूजन होता है, फिलहाल तो अभी इसमें जस्ट रट्टा मारते हैं। वर्क, कोई भी एनर्जी होगी। ठीक है गाइस, पावर। ठीक है गाइस, और पोटेंशियल मैं वर्ड सीधे लिखता हूं। अब गाइस आगे चल के पढ़ोगे ना तो पोटेंशियल कई एक तरह का होता है। जैसे आगे चल के पढ़ोगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है। ठीक है गाइस, तो किसी भी टाइप का पोटेंशियल हो, एनी, यहाँ पे एनी में लिख देता हूं, मतलब किसी भी टाइप का पोटेंशियल जनरली वो क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। कहीं से कोई डाउट नहीं गाइस। आगे चल के सरफेस टेंशन मिलेगा तुम्हें, ठीक है गाइस, सरफेस टेंशन मिलेगा। और अब बहुत सारा है, मैं कितना लिखूं, छोड़ता हूं। ठीक है गाइस, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है? स्केलर है। इन सब में केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही होती है, डायरेक्शन नहीं होता, या होता भी है फिर भी वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे करंट को ही ले लो। अब आइए गाइस, हम लोग बात करेंगे वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में तो खैर आपको पता ही हो ही गया। वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो लिख सकते हो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो vector law of addition are called vectors। अब एग्जाम्पल इसमें भी बहुत सारे हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल मैंने दिया फोर्स, वो कर लो, बेटर होगा। डिस्प्लेसमेंट,
अब गाइज एक और एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे एक स्पीड भी कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है गाइज, इंपल्स, आगे चल के पढ़ोगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है गाइज। आगे चल के इंटेंसिटी पढ़ने को मिलेगा, बहुत तरह की इंटेंसिटी होती है, ठीक है गाइज। इंटेंसिटी एनी में लिख दिया, मतलब बहुत तरह की इंटेंसिटी होती है, हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है गाइज, वो चीज़ मैं आपको डायरेक्ट भी इंडिकेट कर रहा हूँ। और एक गाइज पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं आपको लिख दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है गाइज। ऐसे बहुत सारे और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर होती है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें क्लियर है गाइज, अच्छे से क्लियर है। इन सब में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ डायरेक्शन भी होगी और साथ साथ वेक्टर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे बखूबी। क्या मेरी बातें क्लियर है अच्छे से गाइज? तो वेक्टर तो समझ में आ गया, अब समझते हैं अच्छे से। अब गाइज ये जो इतने सारे क्वांटिटी है, इन सारे क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे? गाइज अच्छे से मेरी बात समझें, क्या ह्यूमन बॉडी के हर इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी को पढ़ना जरूरी है कि एक ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी को पढ़ लेंगे, देख लेंगे कैसा स्ट्रक्चर है तो हर ह्यूमन बॉडी में वही एग्जिस्ट करती है ना? बोलोगे हाँ सर। तो उसी तरीके से वेक्टर हर क्वांटिटी को नहीं पढ़ना है, एक जनरल वेक्टर नाम दे दिया, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ एक ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? सब कुछ। तो हम एक जनरल वेक्टर पढ़ रहे हैं, अभी नाम लेंगे भी तो चलो, कभी कभी बोल लेंगे फोर्स है, कभी कभी बोल लेंगे डिस्प्लेसमेंट है, तो घबराना नहीं कि फोर्स क्यों बोल रहा हूं मैं। कोई एक एग्जांपल में ले रहा हूं तो ले सकता हूं, या कुछ नेमिंग करके मैं कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइज मेरी बातें क्लियर है, हर चीज आप अच्छे से फील कीजिए। तो वेक्टर, अब एक बात इंपॉर्टेंट है गाइज, अब कोई स्केलर होगा और वेक्टर होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है? अब तो नेमिंग कर लिया ठीक है, लेकिन कोई देख के कोई पहचान पाएगा क्या? बिल्कुल गाइज पहचान पाएगा। सिंबल होता है वेक्टर का, है ना? सिंबल मैं आपको पहले ही बता देता हूं। सिंबल अगर मैं वेक्टर की बात करूं, जैसे कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है, जैसे ए बी, जैसे फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं, तो कोई भी क्वांटिटी है ना, तो गाइज उसको जैसे फोर्स है ना, तो फोर्स को लिख दिए कैपिटल में, सबको कैपिटल में जनरली लिखने का तरीका होता है इसमें हमेशा, और इसके टकले पे एरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एरो, हमेशा फॉरवर्ड एरो, मतलब ये नोटेशन है। अब अपने मन से ऊपर एरो, बगल में एरो और एंगल पर एरो नहीं करते हैं, दिस इज जैसा सिंबल, इसमें कुछ करना नहीं है। तो हमेशा फॉरवर्ड एरो किसी भी कैपिटल लेटर के टकले पे लगा दीजिए, जैसे वेलोसिटी है यहाँ पे लगा दीजिए, एक्सेलरेशन है यहाँ पे लगा दीजिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई अपने मन से कोई क्वांटिटी है, अच्छा कभी कभी स्मॉल पे भी होता है ना, कभी कभी स्मॉल पे भी होता है, सो डोंट कंफ्यूज, वहां पे फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, लेकिन जनरली हम लोग वेक्टर का नाम करते हैं, नेमिंग देते हैं नॉर्मल वेक्टर्स में, तो कैपिटल देते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अच्छा, इस तरह से और भी हो सकता है, कुछ भी आप जो भी लेटर ले लो, जैसे ए ले लो, मतलब एरो हेडेड लेटर्स, एरो, ये सब क्या है? एरो हेडेड लेटर्स है। और एक बात और मैं बता दूं गाइस, जब पुराने जमाने की जो बुक्स थी, बहुत पुराने जमाने की, वो वेक्टर को ऐसे डिनोट करते थे, जैसे सिंपल एफ लिख लिए, सिंपल एफ, ये स्केलर बोलते थे। पुराने जमाने की बात मैं करता हूँ, दिस इज ओल्ड स्टाइल। और आज भी कुछ पुराने बुक्स में ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि जिनको टाइपिंग करना होता है ना, तो टाइपिंग में बार बार प्रॉब्लम होता है उस पर, उसके टकले पर एरो लगाने, तो इसलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा एफ पतला और एक मोटा सा एफ अगर लिख देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ये पुराने समय में खूब चलता था ऐसा, ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है प्रचलन में, तो ओल्ड स्टाइल में ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? बहुत ही सिंपल लेक्चर आप पढ़ रहे हो आज। तो चलिए, आज वेक्टर का तो ओवरव्यू हम समझ गया कि वेक्टर क्या चीज़ है, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, और वेक्टर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जो वेक्टर कहलाएंगी, और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो स्केलर होंगी। ठीक है गाइज? तो पहले तो कॉपी कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइज? चलिए।
चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अब आगे गाइज हम लोग ये समझते हैं कि वेक्टर को हम लोग सिंबल से तो समझ पाएंगे कि कैसे है, लेकिन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, वेक्टर में तो डायरेक्शन होती है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम उसे ज्योमेट्रिकली समझेंगे या कोई और तरीके से समझेंगे। तो वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात है, तो दो तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीका है गाइज। एक तरीका तो अभी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, वो आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। एक तरीके को बोलते हैं हम लोग जस्ट ज्योमेट्रिकल मेथड, और यही हमें ज्यादा फिलहाल अभी यूज करना है। ठीक है, बार बार फोटो बना करके। ठीक है, और एक होता है जिसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इसमें जनरली हम लोग आई, जे और के टर्म में करते हैं। ये चीजें बाद में चलेगी, इसके टर्म्स में करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। और ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या करते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी डिटेल, इसी में हम लोग बात करने वाले मेन। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम लोग किसी भी वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एरो, मतलब एरो हेडेड लेटर नहीं, वो तो सिंबल है। मैं बोल रहा हूं वेक्टर क्वांटिटी को एरो से डिनोट करेंगे, मतलब एक एरो एक वेक्टर को बता रही होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? एक एरो एक वेक्टर को, गाइस एकदम नई क्वांटिटी आपको मिल रही है, तो नई क्वांटिटी की पूरी वे अलग होगी। ठीक है, ये वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मतलब इसमें लाइन भी होगा, डायरेक्शन होगा, ऊपर नीचे तो लाइन तो दिखाना पड़ेगा, और साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, मतलब उसका वैल्यू भी दिखाना पड़ेगा कि अगर ये लाइन अगर है तो ये कितनी बड़ी लाइन है। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? तो मैं सब कुछ बता रहा हूं गाइज, आप समझिए अच्छे से। तो पहले तो बात समझते हैं गाइज, जब भी हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं ना, जब भी हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर की दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक उसकी मैग्नीट्यूड, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। दोनों के बगैर वेक्टर अधूरा है। और साथ साथ वेक्टर की जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो भी करना चाहिए, इतना तो आपको पता ही है। अब गाइस ये समझते हैं अच्छे से कि कोई भी वेक्टर होती है ना, जैसे कोई मैंने ए लिख दिया, ए ऐसे लिख दिया, सो दिस इज जेन्युइन वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबल की मैं बात कर रहा हूं तो रिप्रेजेंट्स वेक्टर, समझिएगा, साइड से चीजें हैं ये। और गाइस अगर मैंने कभी ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यही स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन यही है। अब इसको बहुत बार कुछ लोग या फिर जनरली बुक्स वाले लोग सिंपली ऐसे भी डिनोट करते हैं, मतलब वेक्टर के वेक्टर वाले सिंबल में उसके टकले से अगर एरो गायब कर दें, उड़ा दें, तो ये जब बन जाता है स्केलर। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वे क्या है गाइज? ये हम लोग ये भी कर लेंगे, जब देखेंगे कि बहुत जल्दी में है तो फटाफट कर लेंगे, लेकिन होना ये चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? दिस इज जस्ट अ सिंबल गाइज, दिस इज जस्ट अ सिंबल। ये कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर की ये क्या बता रहा होगा? केवल मैग्नीट्यूड। अब बोलोगे सर कुछ ज्यादा फील नहीं आया, तो मैं चलो फील कराता हूं। थोड़ा सा फील कराना आपको जरूरी है नोट से। इसको आप पहले लिख लेना, सिंबल के बाद ही लिख लेना। तो जैसे मान लो गाइज मैं एक वेक्टर लिखता हूं तो आपको ज्यादा फील आएगी। मान लीजिए कि मैंने लिखा 20 न्यूटन की फोर्स है ड्यू ईस्ट। क्या लिखा? ड्यू ईस्ट। किसकी तरफ? पूरब की तरफ लिखा हुआ बस लैंग्वेज में। तो गाइस ये 20 जो हुआ, 20 न्यूटन, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है ना। 20 क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड है। न्यूटन तो उसका यूनिट है, 20 उसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा, और व्हाट इज ड्यू ईस्ट? ड्यू ईस्ट का मतलब पूरब की तरफ। सो दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बातें क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करिए वो डायरेक्शन। अब गाइस जब भी कोई वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर में तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आप ऐसा नहीं लिख सकते कि एफ वेक्टर इक्वल्स 20 न्यूटन, नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो आपको दोनों मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने लिखा है एकदम परफेक्ट है। लेकिन गाइस अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसे ऐसे, इसका मतलब केवल आपको वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो वैल्यू में इंटरेस्ट है तो चलो लिखो 20 न्यूटन। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अभी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर सकते। सो क्या मेरी बातें क्लियर है? इसका और इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल आपको बहुत ही सीधी मतलब है इसका, बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे हैं। चलिए गाइज आगे बढ़े, उसको आप साइड से कॉपी कर लीजिएगा। तो आइए इसमें बात कर रहे थे कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनफैक्ट वेक्टर को हम कैसे बनाते कैसे हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है?
सो वेक्टर को बनाने के लिए गाइज हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, एरोज का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो, ठीक है। तो एरो, ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो, लेकिन वेक्टर में तो दो पार्ट होते हैं, एक उसका डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगा? तो जो एरो होगी ना, एरो की जो हेड होगी वो उसके डायरेक्शन को डायरेक्ट इंडिकेट करेगी। अगर मैंने कभी अगर ऊपर बना दिया तो समझ लो वेक्टर किधर लग रही है, ऊपर, यानी वेक्टर ऊपर लग रही है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारा जो पड़े हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, वो सब ऊपर लग रही है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है। तो दो बातें, द डायरेक्शन ऑफ हेड ऑफ एरो या डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ एरो represents the magnitude of vector, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेक्टर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एरो लगा दिया, ठीक है, और इस पर कुछ नेमिंग कर लिया, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैंने स्मॉल ही लिख लिया, ठीक है गाइस, ऐसे लिख लिया, और ऐसे मैंने लिख लिया, और यहां पे इस पे कुछ वैल्यू इंडिकेट कर लिया, 10 फिलहाल, अगर न्यूटन कर लूँ तो आपको पता ही है ये फोर्स वाला वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर गाइज अगर आप कागज पर इसको ईस्ट कहते हैं, इधर वेस्ट कहते हैं, तो क्या इस ए वेक्टर को क्या हम समझ पाएंगे कि ये क्या है? बिल्कुल। 10 लिखने का मतलब कि ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 10। अब यहाँ पे 10 मापने नहीं जाएंगे, जो लिख दिया वही माना जाएगा, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, कोई इशू नहीं है, ये एक तरीका है गाइज। सो ए वेक्टर इज व्हाट? ए वेक्टर इज बेसिकली 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। क्या यही है गाइज? बोलोगे हाँ सर यही तो है, जस्ट उसकी तरह गाइज, दिख रहा है। तो यहाँ पे ए नेम कर लिया तो एफ नेम कर सकते थे, कुछ भी नेम कर सकते थे। क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट कराने आ रही है गाइज? बहुत ही सिंपल है ना, ठीक है। अब गाइज कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर को नेम ही कर लिया जाए, जैसे ए वेक्टर, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, और ए से बी को मैंने ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लिया ऐसे, और इसकी लेंथ मान लीजिए कि 30 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसा है, तो हम यहाँ पे जो वेक्टर बनेगी हम ए बी लिख देंगे ऐसे, और इसके टकले पे एरो लगा देंगे, तब भी ये वेक्टर माना जाएगा। क्या क्लियर है गाइस? कोई जरूरी नहीं है कि इसका नेम ही कर लिया जाए ए बी, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, ऐसे भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? सो ये है वेक्टर। तो वेक्टर जब भी आएगा तो एरो के जरिए भी आपको दिखा पाएंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर बार बार एरो, इतना तो बड़ी परेशान हो जाएंगे बनाते बनाते। वाकई गाइस परेशानी वाली तो बात है ही, इसीलिए तो एक मेथड आया, कौन सा? एनालिटिकल मेथड, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है गाइस? तो पहले आप इन सब चीजों को कॉपी कीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे हम हैंडल करते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, कैसे वेक्टर आगे शिफ्ट होता है, बहुत सारी तरह की चीजें हैं, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। पहले आप इसको कॉपी कीजिए अच्छे से। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अभी बात करने वाले हैं हम लोग कि कैसे वेक्टर के हेल्प से, है ना, वेक्टर के हेल्प से किसी वेक्टर के डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड के हेल्प से वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कोई बोला कि कोई ऐसी क्वांटिटी के बारे में आपसे बोला कि चलो भाई कोई वेक्टर है जो पूरब लग रही है, पश्चिम लग रही है, ऊपर लग रही है, जिधर भी लग रही है, और ऐसे आपको इंडिकेट कर देगा और बोलेगा कि जरा इसको वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करो। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट करेंगे। रिप्रेजेंट फॉलोइंग with the help of
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, 20 मीटर कुछ भी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एट एन एंगल 60 डिग्री विथ प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। 20 मीटर ड्यू ईस्ट, 30 मीटर एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब होता है, सब समझाऊंगा गाइज, वेट कीजिए। 40 मीटर एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 मीटर एट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 200 मीटर एट, या ऐसा करते हैं इसको, along x प्लस वाई इक्वल्स 1। अब ये देखिए घबरा गए होंगे, सो डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। $300 मीटर टू साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। और भी चाहे तो हम कर सकते थे, बहुत सारा चीज है, एक और कर लेते हैं। 20 मीटर एट 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्लियर है गाइस? तो ये सारी चीजें लिखी गई है, देखने से ही लग रहा है कि ये सब वेक्टर है। क्यों? क्योंकि एक समय मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन भी मेंशन किया गया है। अब डायरेक्शन आपको समझना है कि डायरेक्शन किधर है वो, ठीक है गाइस। इन सारे को किसके रूप में रिप्रेजेंट करना है? हमें वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करनी है। आइए देखते हैं कि करके, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। 20 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की बात करता हो तो आपको तो पता ही है, एक्स और वाई एक्सिस हम बना पाएंगे ऐसे, जेड भी हो सके तो बना लेंगे। वो 60 डिग्री है एक्स के साथ, तो ऑफ कोर्स 60 डिग्री एक्स के साथ ऐसे होगा, यहां से आप 60 डिग्री रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब कोई एक डायरेक्शन ही बनाना होता है ना, ये तो लाइन मैंने खींच दिया, चलो मैं इससे बना देता हूं। अब बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे कि सर अगर हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 60 डिग्री यहां भी हो जाए 60 डिग्री। हाँ गाइस जी, हो सकता है। एक्स के साथ बोला गया है तो ये थोड़े ना बोला है कि आप ओरिजिन से ही खींचो, आप कहीं से भी खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 60 डिग्री रहना चाहिए एक्स के साथ। यहां बना दो, यहां बना दो, ठीक है, यहां भी बना सकते हो लंबा सा। तो गाइस आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर को हम लोग शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करते हैं, उसके एलोंग शिफ्ट करते हैं, उससे वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर की प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। तो पहले तो इस चीज को समझ पा रहे हो अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वेक्टर का कुछ नेमिंग कर लेना चाहिए, जैसे ए नेमिंग कर लेते हैं और इसके इस पे है बॉडी पे हमें उसकी मैग्नीट्यूड लिख लेनी है। सो दिस इज 20 मीटर, क्लियर है गाइस? ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए बी वाला पार्ट को करते हैं। अब तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। 20 मीटर ड्यू ईस्ट, 20 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट कॉपी पे तो पता ही है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यही डायरेक्शन होती है ना। सो यहाँ से बना लेते हैं ईस्ट, कुछ भी नेमिंग कर लेते हैं, बी कर लेते हैं और इसके बॉडी पे 20 लिख लेते हैं, मीटर है तो मीटर। सो दिस इज क्वाइट इजी। 30 मीटर एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट में 60 डिग्री मतलब किसके साथ 60? नॉर्थ ऑफ, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये तो समझ में आती है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम कैसे बनाएं?
तो गाइस समझने की कोशिश करना, 60 डिग्री नॉर्थ में होगी। अच्छा, नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में? तो ईस्ट के नॉर्थ में। तो पहले ईस्ट में जाओगे ना, चलो पहले ईस्ट में गए, और ईस्ट के साउथ किधर होती है? ईस्ट के साउथ इधर हो गई ना, या ईस्ट के नॉर्थ इधर हो गई ना। तो फिलहाल अपना क्या है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले हम ईस्ट में चले जाए, बाद वाले हमेशा डायरेक्शन पे जाते हैं, पहले ईस्ट में जाते हैं। तो नॉर्थ किसके नॉर्थ में है भाई? तो ईस्ट में, ईस्ट के नॉर्थ में है। तो ईस्ट के नॉर्थ में मतलब ऊपर चले गए, और कितना डिग्री? 60 डिग्री। सो दिस इज क्वाइट इजी। अगर हम इसको सी लेते हैं तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड 30 मीटर। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब जो बाद वाला होता है ना, हमेशा उसके साथ एंगल लेते हैं इसका। क्या मेरी बातें क्लियर है? अगर मैं सी डी की बात करूं तो डी में अगर ध्यान से देखेंगे तो 40 मीटर एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब तो वही होगा, नॉर्थ के साथ वेस्ट, नॉर्थ के साथ वेस्ट। ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट में है, नॉर्थ के वेस्ट में, मतलब यहाँ से 30 डिग्री। डी नेमिंग कर लेते हैं, कोई भी नेमिंग कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो होपफुली मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, काफ़ी इजी है ये। आइए ई पार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो समझ में आता ही होगा, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं बोला। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही होता है एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के बीच। अगर एग्जैक्टली बीच नहीं होता तो पक्का जरूर कुछ लिखा होता कि 30 डिग्री 40 डिग्री, है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ वगैरह कुछ लिखा रहता। तो एग्जैक्टली हमें बीच में जाना है, ठीक है गाइस, एग्जैक्टली बीच में जाना है। इसका नेमिंग कुछ कर लो, कुछ भी कर लो भाई, ई, और इसका वैल्यू तो पता ही है ना आपको 30। आइए एफ की चर्चा करते हैं। 200 मीटर along x प्लस वाई इक्वल्स 1। अब गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि x प्लस वाई इक्वल्स 1 आपको खींचना पड़ेगा। जो लोग इस ग्राफ को नहीं जानते हैं वो लोग बाद में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग जान रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 1 जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ 1 यहाँ 1 ऐसे होती है, ठीक है गाइज। तो जो वेक्टर होगी ना इस लाइन के अलॉन्ग होगी। अब यहाँ पे ये वेक्टर यूनिक नहीं है, या तो वेक्टर ऐसे भी खींचा जा सकता था या ऐसे भी खींचा जा सकता था, हमें पता फिलहाल नहीं है। अगर इसमें मेंशन कर दिया जाएगा तो हम लोग खींच लेंगे, लेकिन चलो फिलहाल के लिए हमने ऐसे ही खींच लिया नॉर्मल सा। बस आपको केवल सिखा रहा हूँ, ज़्यादा हमें कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है फिलहाल। और इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली कितना है? 200। अब गाइज ये तो आपसे खुद हो ही जाएगा। फिर से साउथ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट समझ रहे हो ना, साउथ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में जाएंगे, और 20 मीटर एट 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये खुद से हो जाएगा। ये दोनों मैंने जानबूझ के दिया है आपके लिए। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? क्या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से सारा कुछ को हम लोग खींच पाएंगे? अब ऐसे फ्यूचर में जब भी होगा तो क्या बना पाएंगे गाइज? बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, और अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर की प्रॉपर्टी। वेक्टर को हम लोग कैसे कैसे आगे शिफ्ट करेंगे, पीछे शिफ्ट करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, इन सब पर अपन चर्चा करते हैं। कॉपी कीजिए इसको। चलिए गाइज आगे बढ़ना चाहिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज, मतलब जस्ट ऊपर की प्रॉपर्टी कि वेक्टर कैसे बिहेव करती है, वेक्टर क्या फ्री हो सकता है या फिर शिफ्ट हो सकता है। तो चलिए आइए उसी पे बात करते हैं। देखिए गाइज, एक नॉर्मल बात करें तो एक्चुअली वेक्टर तो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक ऐसी वेक्टर जो फ्री भी हो सकती है और एक ऐसी वेक्टर जो लोकलाइज्ड भी हो सकती है। तो फिलहाल अपन फ्री वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले छोटी सी बात समझते हैं। जो वेक्टर होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं फ्री वेक्टर्स और एक होते हैं लोकलाइज्ड।
तो ये क्या होते हैं, ये बाउंड होते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड होते हैं एकदम से, ये कहीं फिक्स्ड होते हैं, अपनी पोजीशन सब कुछ एक बार जब बना दिया आपने उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये तो हमें कुछ भी ना कहा जाए तो हम लोग कौन सा वेक्टर पढ़ने वाले होते हैं, फ्री वेक्टर्स। तो हमें 90% केस में जो भी वेक्टर्स पढ़ना है कैसा है, फ्री वेक्टर्स पढ़ने। तो आइए हम लोग फ्री वेक्टर के बेसिकली बात कर रहे हैं। सो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल और along to itself। समझेंगे, खुद के पैरेलल या खुद के along हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट केवल करनी है, मतलब मेरा पेन ये है तो मैंने इसको नीचे ले गया, जस्ट पैरेलल है ना, अभी ये हॉरिजॉन्टल थी ना, और मैं जब नीचे ले गया तो अभी भी तो हॉरिजॉन्टल है, तो मैंने पैरेलल तो शिफ्ट किया। अब ऐसा नहीं कि ये ऐसा है और नीचे ले जाते ऐसे कर दिया, तो ये पैरेलल शिफ्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है गाइज। सो मान लीजिए कि अगर पहली चीज कोई वेक्टर है ऐसे, तो इसके अलोंग शिफ्ट करने का मतलब कि इस वेक्टर कुछ नेमिंग कर लेते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड भी 10 लगा लेते हैं, नेम कर लेते हैं ए, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, अलग कलर से मैं बना रहा हूँ, तो इसका भी नेम ए ही होगा गाइज, और इसकी मैग्नीट्यूड अभी भी 10 ही होगी। और चाहे तो हम इसको पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे, क्लियर है। तो अभी अगर ये 10 का है तो अभी भी 10 ही का है। सो पैरेलल हमने शिफ्ट किया यहाँ, और यहाँ पे अलोंग शिफ्ट किया है, देख सकते हैं, या बैक भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ गाइज, कभी ऐसा नहीं कर सकते हो कि ऐसा है और इसका मुंडी को एकदम से पलट दिया ऐसे और तब शिफ्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुंडी को पलटना नहीं है, जो मुंडी इसकी बता रही है ना डायरेक्शन, वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो वेक्टर को आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। गाइज इसका लॉजिक क्या है, शिफ्ट करने का लॉजिक क्या है गाइज। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए ये पूरब साइड है, पेपर पर ये पूरब होता है इसलिए मान लेते हैं पूरब है ये, और ये पश्चिम है। अगर गाइज इस वेक्टर को देखो और इसके बारे में जरा इसकी डिस्क्रिप्शंस करो कि ए वेक्टर का डिस्क्रिप्शंस लिखो, क्या है। बोलोगे सर ए वेक्टर 10 मैग्नीट्यूड की है, बहुत अच्छा सर, पूरब लग रही है। जरा इसके बारे में बोलो तो फिर वही बोलोगे सर ये भी तो पूरब लग रही है, ये भी तो 10 है। तो गाइज कोई फर्क पड़ा क्या इन दोनों वेक्टर में, कोई फर्क नहीं। इनकी इस वेक्टर की डिस्क्रिप्शन और इस वेक्टर की डिस्क्रिप्शन दोनों क्या है, सेम है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो। सो दिस इज वेरी इजी। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत क्लियर है। दूसरी चीज तो हालांकि प्रॉपर्टी में ही आता है कि वेक्टर जो होते हैं वो फ्री हो सकते हैं, 90% केसेस में फ्री होते हैं, तो वेक्टर को हम लोग फ्रीली मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो वो तो खैर हो ही गया। दूसरी चीज गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा, दो वेक्टर के बीच एंगल को लेकर के एक बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दो वेक्टर अगर बना दी जाए तो दोनों के बीच हम एंगल कैसे निकालें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत बच्चे को तो ये प्रॉब्लम ही होती है। सो हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एक्यूट एंगल। हमेशा याद रखिएगा, कैसा हम मान के चलते हैं, एक्यूट एंगल मान के चलते हैं, या फिर ऐसा कहिए कोई जरूरी नहीं है एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस भी हो सकती है, या इसको हम ऑब्ट्यूस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एक्यूट और ऑब्ट्यूस कब, व्हेन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स कोइंसाइड। अच्छा, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है गाइस, मैं समझा रहा हूं क्या है मतलब। मतलब दो वेक्टर अगर आप बना रहे हो, जैसे तैसे बना रहे हो, जैसे मान लो कि किसी ने एक वेक्टर को ऐसे बना लिया और किसी ने एक वेक्टर को ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। अब कोई बोले कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बहुत लोग सोचेंगे शायद सर ये वाला एंगल है। नहीं गाइज, इन दोनों के बीच का जो एंगल अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ रखना पड़ेगा। अब कैसे टेल को एक साथ रखते हैं, रूल से शिफ्ट करा करके। तो गाइज ये वाली वेक्टर देख रहे हो ना, इस वाले वेक्टर को हम यहां पे ले आए, कहां पे ले आए, जस्ट यहां पे ले आए, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है। अब इसमें ये वाली वेक्टर ए है और ये वाली वेक्टर बी है। अब इसमें मेन सोचना है कि कौन एंगल, इसमें तो एंगल ये भी हो सकता है,
इसमें एंगल तो ये भी हो सकता है, ठीक है गाइस, ये 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा भी, तो एक्यूट और ऑब्टूस तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गाइस जो छोटा एंगल बनता है ना पूरे 3D में, जो 360 में जो छोटा एंगल बनेगा उसी को हम लोग लेते हैं हमेशा स्मॉलर। तो ये वाली एंगल ही थीटा जो होगी वही एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है गाइस, हमेशा क्या लेते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, क्योंकि गाइज प्लेन में ना दो वेक्टर को 0 से 180 डिग्री तक ही मान के चलते हैं, तो 0 से 180 डिग्री तक नहीं होगा, तो ये तो ऑब्वियसली लग रहा है ना कि वो 180 से भी बड़ा है, क्योंकि अगर एक लाइन खींचते हैं तो 180 यहीं पे हो जाएगा, थोड़ा बढ़ गया तो 180 से बड़ा ही है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं लेते हैं, हम 0 से 180 ही लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए छोटा वाला लेते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अब इसी तरीके से और भी मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि ये वाली एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री, और इसका नेमिंग कर लिया गया P और इसका नेमिंग कर लिया गया Q, और आपसे पूछा कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। अब बहुत लोग सोचेंगे सर एंगल तो दे ही रखा है, क्या एंगल पूछ रहा है? तो गाइस ये एंगल नहीं दे रखा है। एंगल निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, दोनों वेक्टर को टेल को कोइंसाइड करना पड़ेगा, एक जगह पे रखना पड़ेगा वेक्टर शिफ्ट के मेथड से, और फिर जो एंगल छोटा वाला होगा, छोटा वाले में मतलब एक्यूट और ऑब्टूस दोनों हो सकता है, तो जो भी होगा वो हम लोग को ले लेना है। तो चलिए गाइस शिफ्ट करें, चलिए, तो अगर हम चाहें तो नीचे वाले को, ये वाले को शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम इस वाले को भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो जैसे भी करना कर लो, तो यही ज़्यादा बेटर होगा। इसको यहीं पे रख देते हैं और इस वाले को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इसके पुराने वाले पाथ को मैं बनाए रखूँगा, यही गाइस। अच्छा, पुराना वाला पाथ यही था ना, और ये कितना एंगल था 60 डिग्री, लेकिन अभी जो गाइज एंगल बनेगा वो तो आपको पता है कौन सा एंगल होगा, डेफिनेटली ये वाली एंगल दोनों वेक्टर के बीच की होगी, और ये पूरा 180 होता है, इसमें 60 चला गया तो डेफिनेटली ये 120 हो जाएगा। सो व्हाट इज थीटा? ये चीज आगे चल के आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रखा। तो ये वेक्टर की एक प्रॉपर्टी में ही आती है गाइज। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? कि ये बहुत ही आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है। कभी कभी आप लोग सोचोगे कि सर कहीं दोनों का ऐसे हो गया, तब क्या करें? तब भी तो वही होगा ना। लेकिन कमाल की बात यह है गाइज कि जब दोनों का टेल एक साथ हो या हेड एक साथ हो तब इशू नहीं है। टेल भी एक साथ हो या फिर हेड भी एक साथ हो ना गाइज, कहीं भी, तब भी वेक्टर के बीच का एंगल वही होता है जो टेल वाला हो। क्योंकि सोचो अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो इसको भी मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो, इसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो टेल साथ में आएगा, और इसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब बोलोगे सर ये तो बात वही होगी यार, जो 60 होगा वही 60 होगा। बिल्कुल गाइज, यही होगा थीटा यहाँ। तो एक बात तो समझ में आ रही ना कि दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो या तो टेल को एक साथ कर लो जो ज्यादा बेटर लगता है सब लोगों को, या फिर हेड को एक साथ कर लो, तब भी हम दोनों के बीच का एंगल निकाल पाएंगे गाइज। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? बहुत ही आसान आज लेक्चर हम लोगों ने किया। अभी तक बहुत ही बेसिक लेक्चर किया वेक्टर में, बहुत बेसिक। मैं क्या बताऊं इसके बारे में, बहुत बेसिक है ये। तो आज के वीडियो सेशन को गाइज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो मैंने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास से गाइज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करेंगे, मतलब वेक्टर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, वेक्टर जनरल वेक्टर तो समझ ही रहे हैं, लेकिन उसके भी टाइप्स हैं, उसके विशेष प्रॉपर्टी पर विशेष नाम दी गई है, उस पर अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो कि हमें आगे चल के वेक्टर को समझने में ज्यादा मदद मिलेगी गाइज। तो रखते हैं गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ गाइज। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।